Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about endotracheal intubation, our next part of endotracheal intubation. आज की क्लास में हम जो एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग के बारे में स्टडी करेंगे. अब तक हमने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में ये देख लिया कि इंट्यूबेशन किस कंडीशन में करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से मैनुअर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, ये सारा कुछ हमने अभी तक स्टडी कर लिया. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. तो आज का हमारा मेन टॉपिक है नर्सिंग पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर आता है, नर्सिंग के फंक्शंस के अंदर आता है. तो हमारा मेन फोकस आज एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम पूरा प्रोसीजर डिस्कस न करके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिन पे एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं. उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस करेंगे. वो की पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हम असेसमेंट ऑफ द पेशेंट. जब भी हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना, जब एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करने जा रहे हैं तो एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग होती क्या है. ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग का मतलब है, कल हमने देखा था कि एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग क्या होती है. एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग होती है कि एक मैकेनिकल डिवाइस का यूज करके जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री या ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर जो सिक्रेशंस एक्यूमुलेटेड है उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग. इसके पर्पज है इसके पर्पज क्या थे, इसके पर्पज थे कि वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करते हैं. हमें एक पेटेंट एयरवे एस्टेब्लिश करना होता है. जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग का हमारा जो मेन फोकस और मेन पर्पज होता है वो होता है कि हमें एक पेटेंट एयरवे, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें कंटिन्यूसली सिक्रेशंस होते हैं, उनकी वजह से क्या हो जाता है, वो काफ़ी नैरो होने लग जाता है. नैरोइंग होने उस नैरोइंग की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है सिक्रेशन की वजह से, और एयरवे क्या होता है, नैरो होता है. और नैरो होने से क्या होता है, एयर जो ब्रीथिंग है वो डिफिकल्ट हो जाती है. ऑक्सीजन और वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन सिचुएशन है वो डिप्लीटेशन होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करते हैं. तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले, जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या असिस्ट करना है, आइए देखते हैं वन बाई वन. हमें जब भी एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंट को चेक करना है कि क्या पेशेंट के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग की ज़रूरत है. ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा, हमें पता लगेगा ब्रेथ साउंड सुन के. ठीक है, हम पेशेंट जो एक्सकल्टेट करके देखेंगे, लंग साउंड्स को एक्सकल्टेट करके देखेंगे कि भाई पेशेंट के ब्रेथ साउंड के अंदर हमें क्रैकल्स, ठीक है, वीजिंग, ऑब्स्ट्रक्शन जैसा ऐसा कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है, कुछ एक्सकल्टेट तो नहीं हो रहा है. अगर यहाँ पे कुछ भी सिक्रेशन वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, वीजिंग, क्रैकल्स अगर सुनाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग का प्रोसीजर उसको परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट वन है कफ रिफ्लेक्स. मान लीजिए आपका पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है लेकिन एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग नहीं है, मान लीजिए एंडोट्रेकियल ट्यूब पे नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट कोशिश करेगा कि वो कफिंग के थ्रू अपने सिक्रेशंस को बाहर निकालें. तो हमें क्या करना होगा, हमें कफिंग रिफ्लेक्स को असिस्ट करना होगा कि हाँ पेशेंट कुछ खांस रहा है, खांसने की कोशिश कर रहा है, पेशेंट कुछ जो भी स्प्लिट आउट करने, जो भी सिक्रेशन है उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना है, असिस्ट करना है कफिंग रिफ्लेक्स को. नेक्स्ट वन है, उसके बाद हमें क्या करना है, एबिलिटी चेक करनी है कि पेशेंट, देखना है कि क्या पेशेंट अपने आप से बाहर निकाल सकता है या नहीं, जो भी सिक्रेशन से क्या उनको पेशेंट अपने आप से बाहर निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा. अगर नहीं निकाल पा रहा है तो हमें सक्शनिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आप ओरोफेरिंजियल करो, नेसोफेरिंजियल करो, ठीक है, ट्रेकियोब्रोंकियल करो, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू जाओगे तो एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन है इक्विपमेंट्स. कौन कौन से आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं. तो देखिए, फर्स्ट वन है एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करने जा रहे हैं. एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो देखिए, सक्शन कैथेटर की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अप्रोप्रिएट साइज का सक्शन कैथेटर चाहिए होगा हमें. ठीक है, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए. अप्रोप्रिएट साइज का जो सक्शन कैथेटर है वो होना चाहिए. जैसा कि मैंने कल बताया था, 12 से लेके 14 से 16, 12, 14, 16, ये 3 एडल्ट के लिए काफ़ी मोस्ट कॉमनली साइज यूज किए जाते हैं सक्शन कैथेटर के लिए. और सक्शन प्रेशर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एडल्ट के लिए 100 to 120 mm ऑफ Hg प्रेशर, सक्शन प्रेशर है वो यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग सक्शनिंग के दौरान. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सक्शन कैथेटर चाहिए. उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक स्टेराइल ग्लव चाहिए, क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो थोड़ा सा इन्वेसिव स्टेलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे. ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट हो सकता है कि अगर हम
स्टेराइल ग्लव्स का यूज़ ना करें तो जो बैक्टीरिया वायरस है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के थ्रू जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए फेस शील्ड चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए। फेस शील्ड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब भी आप सक्शनिंग करने जा रहे हो उस टाइम पे हमें फेस शील्ड करनी है, फेस शील्ड का यूज़ करना है। फेस शील्ड जो कि काफ़ी लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे काफ़ी फेस शील्ड का क्या बोलते पॉपुलर, फेस शील्ड काफ़ी पॉपुलर हुई थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के दो रूप में। ठीक है, स्टेथोस्कोप चाहिए ताकि हम असेस कर सके कि पेशेंट को सक्शनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। साथ के साथ सक्शनिंग करने के बाद हम ये असेस कर पाएंगे कि जो हमने सक्शनिंग की है वो उस प्रोसीजर का कुछ रिजल्ट है कि नहीं है, क्या हमारे एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करने से पेशेंट को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, मतलब एयरवे वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, इसको असेस करने के लिए। स्टेराइल स्वाब, गोल्स पीस ये क्लीन करने के लिए चाहिए होते हैं। अम्बू बैग विथ ऑक्सीजन सोर्स, अम्बू बैग के जो फुल फॉर्म होगी, अम्बू बैग की इसकी एक फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट अम्बू बैग को इस नाम से भी बोला जाता है। ऑक्सीजन सोर्स चाहिएगा कि जहाँ से भी ऑक्सीजन की सप्लाई, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो चाहे वो सेंट्रल सप्लाई हो। ये अम्बू बैग और ऑक्सीजन सोर्स को चाहिएगा क्योंकि हम जब भी पेशेंट को सक्शनिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले सक्शनिंग से पहले पेशेंट को क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट करना, और सक्शनिंग के बाद हमें पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। नेक्स्ट वन है नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन इसलिए चाहिएगा क्योंकि हम क्या करेंगे, सक्शन कैथेटर को डिप करेंगे ताकि वो लुब्रिकेट हो जाए और ब्लॉक ना हो। नेक्स्ट वन है अप्रोप्रिएट साइज वेंटिलेशन मास्क। तो अम्बू बैग के साथ वेंटिलेशन मास्क की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम पेशेंट को क्या करेंगे, वेंटिलेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। नेक्स्ट वन है किडनी ट्रे, जो भी डिस्कार्ड आर्टिकल्स है, जो भी स्वाब है, गोज पीस, उनको डिस्कार्ड करने के लिए सक्शन मशीन सबसे इंपॉर्टेंट। सक्शनिंग करने जा रहे हैं तो सक्शन मशीन, मैकेनिकल डिवाइस जिससे हम सक्शनिंग करेंगे, तो ये सारे आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन है प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर को बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर हम कंप्लीट प्रोसीजर को डिस्कस न करके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस प्रोसीजर के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम फोकस करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हीं की पॉइंट्स के ऊपर क्या आते हैं, नॉर्सेट एग्जाम या फिर जो भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट वन है, जब भी हम सक्शनिंग करने जा रहे हैं पेशेंट की तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेथोस्कोप से सक्शनिंग, जो स्टेथोस्कोप से पेशेंट की ब्रीथ साउंड को असिस्ट करना है। साथ के साथ ब्रीथ जो भी रेस्पिरेटरी रेट है, डेप्थ है, उसको असिस्ट करना है। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी तो पेशेंट क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ा के करेगा, रेस्पिरेशन रेट है वो अपने आप बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन है ब्रीथ साउंड असिस्ट करने, जो भी स्टेथोस्कोप है उसका यूज करके हमें ब्रीथ साउंड असिस्ट करनी है, रेस्पिरेटरी रेट असिस्ट करनी है और रेस्पिरेटरी डेप्थ है उसको असिस्ट करना है। डेप्थ, रेट और साउंड ये असिस्ट करने हैं। साउंड असिस्ट क्यों करना है? साउंड असिस्ट इसलिए करना है ताकि हमें इस चीज़ का पता लगे कि सक्शनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट वन है, जब भी आप सक्शनिंग कर रहे हो पेशेंट की तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन के अंदर, सेमी फाउलर पोजीशन है वो प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को हमें सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर लेके आना है। अब आपका पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो आप उसको सेमी फाउलर पोजीशन में इजीली ले आओगे। अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो रखा है उसका और अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करोगे, जो हेड एंड है बेड का उसको आप क्या कर लोगे, 45 डिग्री के ऊपर आप क्या कर लोगे, एलिवेट कर लोगे और पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन दोगे। सेमी फाउलर्स पोजीशन इसलिए देंगे क्योंकि सेमी फाउलर्स पोजीशन के अंदर लंग्स का एक्सपेंशन है वो मैक्सिमम हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, सक्शनिंग करने से पहले हमें क्या करना होगा, फेस मास्क लगाना है और फेस शील्ड लगानी है। फेस मास्क और फेस शील्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब आप जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग करोगे तो जब भी आप सक्शन कैथेटर को बाहर निकालोगे और अंदर डालोगे उस समय क्या होते हैं, एरियोसोल्स बाहर निकलते हैं। जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू बाहर निकालोगे, आपने हटा रखा है, तो जब भी हम सांस छोड़ रहे हैं तो वहाँ से एरियोसोल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, और वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे, जब भी हम खुद रेस्पिरेट करेंगे, एक नर्स जब रेस्पिरेट करेगी तो उसके रेस्पिरेशन मतलब उसके इनहेल होने के चांसेस होते हैं। वो नर्स भी वो क्या कर सकती है, उन एरियोसोल्स को क्या कर सकती है, इनहेल कर सकती है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हो सकता है पेशेंट जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हैं उस समय पेशेंट कपिंग करे तो हो सकता है जो भी सिक्रेशन वो हमारे मुंह पे आए। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, फेस मास्क और फेस शील्ड का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, जब भी हम सक्शनिंग शुरू कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, फेस मास्क और फेस शील्ड लगा ली। अब हमें क्या करना है,
अम्बू बैग जो लिया था हमने, बैग मास्क वेंटिलेशन के थ्रू हमें क्या करना है, पेशेंट को 3 to 5 मिनट तक हमें पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। पेशेंट को 3 से 5 मिनट के लिए हमें क्या करना होगा, हाइपर वेंटिलेट करना है। जो भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है प्लीज़ नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ये मेरी स्लाइड कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, अम्बू बैग के थ्रू ऑक्सीजन सोर्स कनेक्ट कर रखा है अम्बू बैग के साथ, और हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को 3 से 5 मिनट के लिए हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सक्शन कैथेटर, जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर सक्शनिंग के लिए सक्शन कैथेटर इंसर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन के साथ क्या करना है, सक्शन को थोड़ा लुब्रिकेट कर लेना है ताकि वो ट्रॉमा ना करे, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन के साथ हमें क्या करना है, सक्शन को क्या कर लेना है, लुब्रिकेट कर लेना है। तो यहाँ पे इस स्लाइड से मैं आपको क्वेश्चन बताने की चाहूँ तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे इस स्लाइड से ये बन रहा है कि जब भी एक नर्स पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर रही है तो कौन सी पोजीशन में रखेगी पेशेंट को, तो सेमी पाउलर पोजीशन के अंदर। जब भी एक नर्स है वो पेशेंट को सक्शनिंग के लिए जा रही है तो नर्स को प्री सक्शनिंग से पहले पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है कि नहीं करना, तो पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है। कितनी देर के लिए हाइपर वेंटिलेट करना है, 3 से 5 मिनट तक के लिए करना है। जब भी एक नर्स जब पेशेंट को सक्शनिंग कर रही है तो उस समय उसको कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ग्लव्स, मास्क और फेस शील्ड, ग्लव्स, मास्क और फेस शील्ड सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए इनको प्लीज नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, जब भी हमने क्या किया, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर लिया, हाइपर वेंटिलेट करने के बाद हमने क्या किया, सक्शन कैथेटर को नॉर्मल सेलाइन में डिप करके हमने सक्शन कैथेटर को क्या कर लिया, लुब्रिकेट कर लिया। अब क्या हुआ, हमने जो सक्शन कैथेटर है उस सक्शन कैथेटर को हमने क्या कर रखा है, जो भी सक्शन मशीन है उसके साथ कनेक्ट कर रखा है और सक्शन ऑन है। तो जब भी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर सक्शन डाल रहे हो तो उस समय सक्शन का जो प्रेशर है वो 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब है उस समय सक्शनिंग ऑन नहीं होनी चाहिए। अब ऑन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, हम सक्शन को क्या कर लेंगे, पिंच कर लेंगे। मान लीजिए एक ट्यूब है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, कोई भी फ्लेक्सिबल ट्यूब है, मान लीजिए इसको सक्शन कैथेटर मानते हैं। अगर ये सीधा है तो इसमें क्या है, सक्शनिंग कंटिन्यूसली चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको पिंच कर लेंगे, इनको यहाँ से दबा लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर, ताकि जो सक्शनिंग है वो जब हम उस पिंच को छोड़ेंगे तब जाकर के वो सक्शनिंग क्या होगी, अप्लाई होगी। तो हमें क्या करना है, जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर सक्शन कैथेटर डाल रहे हो तो हमेशा पिंच करके ही डालना है। नेक्स्ट वन है, सक्शन कैथेटर को कितना इंसर्ट करना है। जब आप सक्शन कैथेटर, ऐसा थोड़ी है कि जो पूरा सक्शन कैथेटर है वो तो 2 फीट का आता है, 2, 2.5, 3 फीट का आता है, वो पूरा सक्शन कैथेटर थोड़ी इंसर्ट करना होता है ट्रिकिया के अंदर, नहीं जी, ठीक है। सक्शन कैथेटर कितना इंसर्ट करना है, अगर एडल्ट का केस है उस समय में 12.5, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर और 5 इंच हमें एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए उससे भी कम। एक तो ये मेजरमेंट हो गया। या फिर जब आप सक्शन कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो जैसे ही आपको कोई रेसिस्टेंस फील हो वहीं तक आपको क्या करना है, सक्शन कैथेटर उसको इंसर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वहां लग जाओ और दबा करके फोर्सफुली वहां पे सक्शन कैथेटर को आप इंसर्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप फोर्सफुली करोगे तो हो सकता है आप ट्रेकियल टिश्यूज को क्या कर सको, डैमेज कर दो और वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट साइज का कैथेटर लेना है और उसी को एक अप्रोप्रिएट साइज के अंदर ही हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। कितना इंसर्ट करना है, 12.5 सेंटीमीटर और 5 इंच इन केस ऑफ एडल्ट और लेस इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में ना, उसके बाद जैसे ही अब आपने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करते टाइम हमने क्या कर रहा था, सक्शन कैथेटर को क्या कर रखा था, पिंच कर रखा था। अब पिंच कर रखा था तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करने का जैसे ही हम पहुंच गए, रेसिस्टेंस फील हो गई, वहां पर हमें क्या करना है, उस पिंच को रिलीज करना है। पिंच को रिलीज करते ही क्या होगा, सक्शनिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो सक्शनिंग हो रही है उस टाइम पे हमें सक्शन को एक रोटेटरी मूवमेंट के थ्रू सक्शन को राइट लेफ्ट करना है, और धीरे धीरे हमें क्या करना है, सक्शन कैथेटर को राइट लेफ्ट करते हुए, रोटेटरी मूवमेंट करते हुए सक्शन कैथेटर को हमें क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। नेक्स्ट वन है, जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कॉमनली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, प्लीज स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम उसकी जो ड्यूरेशन होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सिर्फ 10 सेकंड तक ही आप क्या करोगे, सक्शनिंग करोगे।
10 सेकंड से ज़्यादा सक्शनिंग करोगे तो पेशेंट को हाइपोक्सीमिया में जाने के चांसेज हैं। पेशेंट साइनोस हो सकता है, पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, पेशेंट के अंदर जो साइनोसिस हो जाएगा, एपनिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। और CO2 का जो लेवल है वो बढ़ने के चांसेस। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड, ठीक है। हमें 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको दोबारा सक्शनिंग की जरूरत है तो 10 सेकंड में करो, 10 सेकंड से कम टाइम लेकर के करो। फिर दोबारा पेशेंट को आप क्या करो, 3 से 5 मिनट के लिए क्या करो, हाइपर वेंटिलेट करो। 3 से 5 मिनट जैसे ही रहते फिर आप दोबारा सक्शनिंग को प्रोसीजर को उसको क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लासों से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप सक्शनिंग को पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए एक बार सक्शन किया, फिर 3 से 5 मिनट तक आप क्या करोगे, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करोगे, फिर दोबारा 10 सेकंड लेस देन 10 सेकंड हमें क्या करना है, पेशेंट को लेस देन 10 सेकंड हमें क्या करना है, पेशेंट को सक्शनिंग करनी है। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी है वरना हाइपोक्सीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें लेस देन 10 सेकंड में सक्शनिंग, एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो लेस देन 10 सेकंड में सक्शनिंग करनी होती है। और मान लीजिए सिक्रेशन फिर भी नहीं निकले तो आप वापस से 3 से 5 मिनट के लिए पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करो और फिर सक्शनिंग रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है, जब भी सक्शनिंग है, मान लीजिए आप मल्टीपल टाइम सक्शनिंग कर रहे हो, एक ही बार में मल्टीपल टाइम कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, पेशेंट को 1 से 2 मिनट का हमें क्या करना है, रेस्ट देना है इन बिटवीन सक्शनिंग प्रोसीजर। सक्शनिंग प्रोसीजर के बीच में हमें क्या करना है, पेशेंट को रेस्ट देना है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो सके। पेशेंट है वो डीप ब्रीथिंग के थ्रू या जो भी ऑक्सीजन सोर्स हमने कनेक्ट करा उसके थ्रू क्या कर सके, पेशेंट का सेचुरेशन है वो वापस से नॉर्मल हो सके, ठीक है। जब आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर ली, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ओरल नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स के भी सक्शनिंग है वो करनी है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपने ट्रेकिया के अंदर जो कफ होता है, ट्रेकियल कफ है वो फुला रखा है, उसको इन्फ्लेट कर रखा है साहब, ठीक है। लेकिन जो ओरल केविटी के सिक्रेशंस है वो तो जा रहे हैं ना, क्योंकि गेग रिफ्लेक्स नहीं है पेशेंट के अंदर। पेशेंट है वो एनेस्थीसिया में होगा, चाहे वो बेहोश है, कोमाटोज है, वेंटिलेटर पे है, तो उसमें गेग रिफ्लेक्स नहीं है, तो क्या होगा, ओरल केविटी के जो सिक्रेशंस है वो ओरोफेरिंग्स के अंदर एक्यूमुलेटेड हो रखे हैं, तो उनको भी हमें क्या करना है, सक्शनिंग के थ्रू ही सक्शन करके बाहर निकालना है, ठीक है। जब सक्शनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो अब सक्शनिंग, हमने जो सक्शनिंग प्रोसीजर किया है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, दोबारा से पेशेंट के लंग साउंड्स को सुनना है, अस्कल्टेट करके देखना है कि जैसे साउंड पहले आ रहे थे क्या वैसे के वैसे आ रहे हैं। अगर वैसे आ रहे हैं तो हमारी सक्शनिंग है वो 0 है, ठीक है, उसका कोई इफेक्टिव नहीं हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रीथ साउंड है वो बेटर हो गए हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड आने शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब है हमारी सक्शनिंग में उसका कोई तो बेनिफिट हुआ है। तो हमें क्या करना है, जब भी प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के लंग साउंड्स को हमें क्या करना है, असिस्ट करना है, ताकि हमें जो हमारे द्वारा किए गए सक्शनिंग का जो प्रोसीजर था उसके बारे में, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में हमें पता चल सके। की पॉइंट्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले की पॉइंट्स है। इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है जो काफी क्रिटिकली एनालाइज करने हैं हमें जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग सक्शनिंग, जब भी आप सक्शनिंग कर रहे हो तो उस दौरान अगर हार्ट रेट 20 बीट पर मिनट नीचे की तरफ जाता है या 40 बीट पर मिनट इंक्रीज हो रहा है और ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर आपको कार्डियक मॉनिटर के अंदर कार्डियक डिसरथमिया की कंडीशन अगर आपको अराइज होती दिख रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इमीडिएटली सक्शनिंग प्रोसीजर है उसको क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। कौन कौन सी सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि जब भी एक नर्स एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर रही है तो उसकी एक आंख मॉनिटर पे होनी चाहिए और एक आंख होनी चाहिए कहाँ पे, सक्शनिंग के प्रोसीजर के अंदर। तो हमें मॉनिटर को भी क्लोजली मॉनिटर करके रखना होगा कि पेशेंट को कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो। तो कौन सी, एक तो ब्रेडिकार्डिया, मतलब जो नॉर्मल हार्ट रेट चल रही थी उससे 20 बीट पर मिनट पेशेंट की हार्ट रेट अगर नीचे जा रही है, या जो नॉर्मल थी उससे हार्ट रेट 40 बीट पर मिनट अगर ऊपर जा रही है, साथ के साथ बीपी फॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, और कार्डियक डिसरथमिया है वो दिखाई दे रहा है, या ईसीजी लीड्स के अंदर कार्डियक डिसरथमिया हमें दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सक्शनिंग प्रोसीजर है उसको इमीडिएटली हमें क्या कर देना है, डिसकंटिन्यू करना है, और पेशेंट को सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट करना और स्टेबल होने देना है। नेक्स्ट वन है सक्शनिंग में कफिंग एंड हाइपोक्सीमिया वेगल स्टिमुलेशन। तो सक्शनिंग है वो क्या कर सकती है, वेगल स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, कफिंग अराइज हो सकती है,
ठीक है, नॉर्मली कफिंग अराइज होती है और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होती है। वेगल स्टिमुलेशन की वजह से पेशेंट अपनिया में जा सकता है, ठीक है। पेशेंट जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा था थोड़ा बहुत, वो भी करना बंद कर सकता है। तो ये सारे क्या होता है, रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें सक्शनिंग का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और काफ़ी पूरा केयरफुली हमें इस प्रोसीजर को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन और एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि नोटसेट की एग्जाम से नोटसेट की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपके मेरे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है वो अगर आपको वैल्यूएबल लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।